हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो देखो ये वीडियो आपकी आती है रोज़। ठीक है, रोज़ आती है, लेकिन होली की वजह से ये वीडियो आपकी नहीं आई लगभग 3 दिन। ठीक है, क्योंकि मैं अपने गांव चले गया था और गांव में आते हैं हमारे नेटवर्क कम। ठीक है, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो अब से वीडियो आएगी आपकी रोज़। अब से कहने का मतलब है लगभग 2 दिन बाद से आपकी डेली वीडियो आएगी। ठीक है, तो देखो, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके डी पंत जी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? देवीदत्त पंत जी। तो देखो, बात आई है आपके उत्तराखंड क्रांति दल की, तो इसकी भी बात कर लेते हैं फिर। तो देखो, जो उत्तराखंड क्रांति दल है ना, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1979 में। ठीक है ना, 1979 में। ठीक है, मसूरी के सम्मेलन के दौरान होती है इसकी स्थापना। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं आपके देवीदत्त पंत जी, यानी आपके डी पंत जी। ठीक है, तो देखो किस डेट को हुई थी, तो हमें दो डेट मिलती हैं, 24 और 25 जुलाई को। ठीक है ना, 24 और 25 जुलाई। ठीक है, याद कर लो, कोई भी पूछी जा सकती है आपसे। तो देखो 24 और 25 जुलाई। चलो, अब देखो, अगर मैं बात करूं आपके उत्तराखंड क्रांति दल की, तो देखो इससे पहले भी आपके कई संगठन आ गए थे। ठीक है, तो उन संगठनों की भी बात कर लेते हैं। चलो हम देख लेते हैं, एक लिस्ट जैसी बना लेते हैं 1916 से। ठीक है, तो 1916 से अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो कुमाऊं परिषद, आप सभी को पता है कुमाऊं परिषद। ठीक है, पी लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। कब होती है इसकी स्थापना? 1916 में। 1916 में इसकी स्थापना होती है। 1917 में भैया इसका पहला अधिवेशन भी हो जाता है हमारा। ठीक है, फिर आगे चल के 1926 में क्या होता है ना, इसका विलय हो जाता है भैया कांग्रेस में। ठीक है, 1926 में इसका विलय हो जाता है आपका कांग्रेस में। तो देखो, अब फिर हम आगे बात कर लेते हैं आपकी इसके बाद 1900 को कलर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद टिहरी राज्य प्रजामंडल की, टिहरी राज्य प्रजामंडल की फिर से पी लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक है ना, कब होती है? 1939 को हो जाती है। किसके प्रयासों से? श्रीदेव सुमन जी के प्रयासों से। ठीक है, फिर आगे हम बात कर लेते हैं आपकी और पर्वतीय राज्य परिषद। इसके बाद ले आते हैं आपके पर्वतीय। ठीक है ना, राज्य परिषद फिर से पी लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। राज्य परिषद 1967। ठीक है ना, इसकी स्थापना होती है और अध्यक्षता किसने करी है? दया कृष्ण पांडे जी ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में ही यह इस परिषद का गठन किया जाता है, पर्वतीय राज्य परिषद का। ठीक है, अब देखो फिर इसका नाम बदल दिया जाता है। ठीक है ना, आगे चल के इसका नाम बदल दिया जाता है, क्या रख दिया जाता है फिर? पृथक। यहाँ पे आप पृथक जोड़ लो, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद कर दिया जाता है आगे चल के इसका नाम। ठीक है, अब देखो फिर इसके बाद हम देख लेते हैं आपके, इसके बाद देख लेते हैं हम कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। ठीक है ना, कुमाऊं राष्ट्रीय राष्ट्रीय मोर्चा, एम लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है ना, तो इसकी स्थापना होती है हमारी 1970 में। ठीक है, 1970 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा भैया? पीसी जोशी जी के द्वारा। ठीक है ना, पीसी जोशी जी के द्वारा। अब देखो फिर और कुछ कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो आगे देखो फिर इसके बाद देख लेते हैं हम उत्तरांचल परिषद। ठीक है ना, उत्तरांचल परिषद। ठीक है, परिषद इसकी स्थापना कब होती है? ये होती है आपकी 1972 में नैनीताल में। ठीक है ना, चलो इतना समझ गए। देखो 16, 39, 67, 70, 72 ऐसे करके हमने देखा है। अब एक और जो मेरे को याद आ रहा है, इसके बाद आती है याद यूकेडी की भैया। ठीक है ना, क्योंकि यूकेडी की जो स्थापना होती है 1979 में होती है, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है ना, ये देखो ऐसी लिस्ट बना दी हमने। चलो एक और बार इससे आगे की भी लिस्ट देख लेते हैं। तो देखो इसके बाद हम देख लेते हैं आपके यूकेडी के बाद उत्तरांचल उत्थान परिषद। ठीक है ना, उत्तरांचल उत्थान परिषद, उत्तरांचल उत्थान परिषद, उत्तरांचल उत्थान परिषद,
उत्थान परिषद, फिर से पी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है भैया? इसकी स्थापना होती है 1988 में, ठीक है ना। 72 तक हमने लिस्ट देख ली थी, 79 तक, ठीक है ना। तो 1988 में होती है भैया इसकी स्थापना। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? शोभनसिंह जीना जी करते हैं, ठीक है ना। चल, शोभनसिंह जीना जी की अध्यक्षता में होती है भैया उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना। इतना आपको याद में रखना है। अब देखो, अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो देखो, इसके बाद आपको क्या याद रखना है? उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तराखंड संयुक्त, ठीक है ना, संयुक्त संघर्ष समिति, संघर्ष समिति, डबल एस लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है ना। संघर्ष समिति 1989 में, ठीक है ना, इसकी स्थापना होती है 1989 में, ठीक है ना। चलो, अब देखो फिर इसके बाद और क्या याद रख सकते हो आप? उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के बाद उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। कंफ्यूज मत करना, एक है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा जिसकी स्थापना होती है 1970 में पीसी जोशी जी के द्वारा, ठीक है ना। यह है आपका उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत करना, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, मुक्ति मोर्चा, ठीक है ना, 1991, ठीक है। मैं अभी आपको लिस्ट ही बता रहा हूँ, एकदम कहानी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो हो जाती है बहुत लंबी। तो देखो, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 में, फिर संयुक्त उत्तराखंड, एक आपका फिर एक और है संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, एम लिख दे रहा हूँ। इसकी स्थापना कब होती है भैया? 1994 में, ठीक है ना। तो देखो, अब आगे देख लेते हैं फिर। और फिर इसके बाद देखना, एक उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट भी है आपकी, ठीक है ना। उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट, पीएफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। उत्तराखंड पीपल फ्रंट, इसकी स्थापना होती है 1994 में। फिर इसके बाद लास्ट जो आपको याद रखना है वो याद रख लो आप, कि उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति, इसकी स्थापना होती है भैया 1994 में, ठीक है ना। इतना आप समझ गए। चलो, ये लिस्ट देख लो, ऐसे हमने एक लिस्ट बना ली भी है, ठीक है ना। चलो, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर इसमें जो आपका आंसर है वो है आपका डी पंत जी, ठीक है, समझ गए। चलो, अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है कि उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। तो देखो, इसका तो आप सभी को आंसर पता ही होगा। इसका आंसर है भैया ऋग्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद। तो आप सभी को पता है भैया, ऋग्वेद में ना उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? वो कहा गया है आपका देवभूमि, और क्या कहा गया? देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है, ठीक है ना। मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है, ठीक है, मनुष्यों की पूर्ण भूमि। चलो, इतना आप समझ गए। अब देखो, आप सभी को पता है ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के भी भैया ब्राह्मण होते हैं। तो देखो, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है ना, उत्तराखंड को कुरुओं की भूमि कहा गया है, ठीक है। और क्या नाम मिलता है हमें इसी में? किसमें? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के ऐत्रेय ब्राह्मण में कुरुओं की भूमि और उत्तर कुरु कहा है। उत्तर कुरु, भैया हमें नाम ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। अब जब मैं आपसे कहता हूँ ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में, तो आपके माइंड में आता है यार ये क्या है, आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, आप सभी को पता है हमारे कितने वेद होते हैं भैया? हमारे 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब जैसे 4 वेद होते हैं, तो आपने जैसे पहले लिखा ऋग्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद। अगर मैं ऋग्वेद के ब्राह्मण भी होते हैं, ठीक है ना, ब्राह्मण, ठीक है ना, अगर मैं ऋग्वेद के ब्राह्मण की बात करूं तो वो होते हैं आपके ऐत्रेय, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, रुको पहले इसको छोटा कर दूँ, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना
लेख तो मेरी ऐसी खराब ही है सच बताऊँ तो देखो यह आपका ऋग वेद, ठीक है, ऋग्वेद और छोटा लिखना था पर कोई बात नहीं, ऋग्वेद आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा इनके ब्राह्मण, ठीक है, समझ जाना आप। यहाँ पे जो इनके ब्राह्मण होते हैं वो होते हैं आपके ऐत्रेय होते हैं आपके ऋग्वेद के ब्राह्मण, ठीक है, ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है ना, कौशिकी ब्राह्मण होते हैं आपके। अब ये तो हो गए ऋग्वेद की बात, फिर सामवेद के भी होंगे भैया ना, तो सामवेद लिख दिया आपने, सामवेद, ठीक है ना। तो सामवेद के जो आपके ब्राह्मण होते हैं वो होते हैं पंचशील ब्राह्मण और आपके जैमिनीय ब्राह्मण, ठीक है ना। अब देखो फिर इसके बाद भैया अब हमने बात कर लिया ऋग्वेद सामवेद, इसके बाद आते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के भी कोई ब्राह्मण होंगे फिर, ठीक है। तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं भैया वो हैं शतपथ, ठीक है ना, एवं तैत्रीय ब्राह्मण, रुको इसको थोड़ा सा और साफ लिखना था, तैत्रीय ब्राह्मण, ठीक है, समझ जाना आप। फिर इसके बाद हम देखते हैं आपके लास्ट अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है ना, अथर्ववेद। तो इनके जो ब्राह्मण हैं वो हैं गोपथ ब्राह्मण, ठीक है ना, समझ गए। चलो ये थी आपकी चीज़ें। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा जब मैं कहता हूँ कि हाँ ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया भैया, कुरुओं की भूमि और उत्तर कुरु नाम से ऐसा हमें उल्लेख वहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब आप इसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब देखो अगर मैं बात करूँ आपके इससे आगे, अभी मैंने आपको बताया कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है ना, तो जो कि ऋग्वेद के ही ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण। तो कौशिकी ब्राह्मण में लिखा गया है कि जो वाग देवी है ना, वाग देवी जी का निवास स्थान है भैया बद्री आश्रम, ठीक है ना, क्या है, बद्री आश्रम में है, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथों में यहाँ से हमें पता लगता है कि भैया ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ का नाम आया है, ठीक है, बद्रीनाथ का भी नाम आया है, चलो इतना आप समझ गए कि ब्राह्मण ग्रंथों में हमें बद्रीनाथ का भी नाम प्राप्त होता है। अब देखो तो देखो उत्तराखंड की पावनता की प्रशंसा में केदारखंड, आप सभी को पता है केदारखंड, ठीक है ना, केदारखंड और मानसखंड नामक दो ग्रंथ है जो कि स्कंद पुराण के भैया अंश हैं। ऐसे आपने लिख दिया स्कंद पुराण, ठीक है ना, स्कंद पुराण लिख दिया आपने, तो भैया इसी के अंश हैं आपके केदारखंड, ठीक है ना, केदारखंड और आपके मानसखंड, ठीक है ना, मानसखंड। चलो इतना आप समझ गए। चलो फिर अब देखते हैं हम आगे की ओर, जो हमारा तीसरा प्रश्न है। तो हमारा तीसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि निम्न राजा और उनकी राजधानी किले में से कौन सुमेलित है, ठीक है भैया, फिर हम बताते हैं। कनकपाल देवलगढ़। तो देखो कनकपाल कौन था, आप सभी को पता है कनकपाल क्या है, पवार वंश का संस्थापक है भैया कनकपाल, और पवार वंश की राजधानी थी चांदपुरगढ़, ठीक है ना, चांदपुरगढ़ है, कहाँ है भैया, चमोली में है, ठीक है। तो ये तो हमारा नहीं है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे होता कनकपाल तो ऐसे हम बिल्कुल सही लगा देते। इसने बोला कौन सुमेलित है, तो देखो अजयपाल टिहरी, मानसा, चांदपुरगढ़, सोमचंद, राजबुंगा किला कहाँ है भैया, चंपावत में, और ये किसने बनाया था, चंद्रवंश के संस्थापक कौन है, सोमचंद ने, ठीक है ना, ये हैं आपके चंद्रवंश के संस्थापक, ठीक है, चंद्रवंश के संस्थापक कौन है, सोमचंद, इन्होंने बनाया था राजबुंगा किला के। चलो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब बात कर लेते हैं हम इन सभी के बारे में, ठीक है ना, टोटल आप सभी को समझ लो जो कनकपाल हैं, ठीक है, देवलगढ़ से बिल्कुल रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं रिलेट करता, अब इसकी जगह अगर अजयपाल होता तो भैया अजयपाल क्या होता, देवलगढ़ से रिलेट करता, ठीक है, क्योंकि अजयपाल ने क्या किया था 1512 में अपनी राजधानी देवलगढ़ भी स्थापित करी थी, ठीक है। तो देखो कनकपाल की बात करूँ तो कनकपाल क्या है भैया, पवार वंश के संस्थापक हैं, आप सभी को पता है पवार वंश के संस्थापक कौन है, कनकपाल संस्थापक, ठीक है ना। तो पवार वंश की राजधानी चांदपुरगढ़ थी, इसीलिए ये हमारा रिलेट नहीं कर रहा था। अब देखो अजयपाल पे आ जाते हैं फिर।
अजयपाल। अजयपाल की बात करूँ तो इनका कार्यकाल आपको याद होना चाहिए 1490 से 1519 माना जाता है। ठीक है, 1490 से 1519 37वें शासक हैं आपके पवार वंश के। ठीक है, तो देखो यह आपके पुत्र हैं आनंदपाल द्वितीय के। ठीक है, इतना भी आपको याद में रखना है। आप देखो अजयपाल कौन थे। अजयपाल ने ही भैया सबसे पहले 52 गढ़ों का एकीकरण किया था। कितने गढ़ों का? 52 गढ़ों का। ठीक है ना, चलो इतना आप समझ गए, 52 गढ़ों का एकीकरण किया था। अब फिर क्या किया था इनने? अजयपाल ने ना 1512 ईस्वी में, लगभग 1512 ईस्वी में अपनी जो राजधानी है वो देवलगढ़, अगर इनकी जगह इनके आगे देवलगढ़ लिखा होता तो ये सही होता। ठीक है, देवलगढ़ स्थापित की थी। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया ना, फिर इसके बाद उन्होंने 1517 में, ठीक है ना, लगभग 1517 में अपनी जो राजधानी है वो भैया श्रीनगर, ठीक है ना, श्रीनगर स्थापित कर दी। ठीक है, चलो इतना आपको याद में रखना है। और अगर मैं बात करूं, इनके समय में ही पहला कुमाऊं में युद्ध करते हैं। ठीक है ना, कौन? अजयपाल और भैया कीर्तिचंद के बीच युद्ध होता है। ये कुमाऊं का पहला युद्ध भी माना जाता है। ठीक है ना, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के बीच में हुआ था। ये पवार वंश और चंद वंश का मतलब पहला युद्ध। ठीक है, समझ गए ना, पवार वंश और चंद वंश का पहला युद्ध माना जाता है आपका। अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच हुआ था लगभग 1491 में। ठीक है ना, चलो और क्या याद कर सकते हो आप? हाँ, अजयपाल जी ने ना एक मापन प्रणाली चलाई थी। अजयपाल जी ने एक मापन प्रणाली चलाई थी जिसका नाम था भैया धूलिपाथा। ये भी आप याद रख सकते हो, ये पूछा जाता है कई बार। धूलिपाथा भैया शुरू किया था। ठीक है, ये तो हमने कर लिया अजयपाल की बात। अब मानशाह की बात करूँ मैं अगर, तो इनका कार्यकाल था भैया 1591 से 1691 तक। ठीक है ना, तो देखो इन्होंने क्या किया था, श्रीनगर में एक मानपुर की स्थापना की थी। ठीक है ना, मानपुर की स्थापना की थी। अब देखो अगर मैं बात करूं मानशाह की, तो देखो मानशाह पर ना 7 बार आक्रमण किया था। मानशाह पर किसने? लक्ष्मीचंद ने। चलो भैया, लेकिन पराजित रहे, वो बात अलग है लक्ष्मीचंद। ठीक है, लेकिन आक्रमण 7 बार किया था। मानशाह के कवि आपने याद रखने। मानशाह के जो दरबारी कवि थे वो थे भरत कवि। अगर मैं बात करूं भरत कवि जी की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इनका एक काव्य रचना है। ठीक है ना, इनका है मनोदय काव्य। ठीक है, ये किसकी रचना है भैया? ये भरत कवि जी की ही रचना है। ठीक है, चलो सोमचंद के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है ना, राजबुंगा किला। अब देखो पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर है? यह है आपकी अलकापुरी। ठीक है ना, कहाँ है अलकापुरी? चमोली। ठीक है, तो देखो धन के देवता कुबेर की नगरी मानी जाती है, आप सभी को पता है। ठीक है ना, धन के देवता कुबेर की नगरी मानी जाती है आपकी अलकापुरी। ठीक है, तो देखो महाभारत में इस नगरी का उल्लेख हमें मिलता है भैया। महाभारत की बात चल रही है यहाँ पे। महाभारत में हमें इसका उल्लेख मिलता है इस नगरी का यक्षों की नगरी के रूप में। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। ये तो कई बार आ गया ये प्रश्न, तो इसका जो आंसर है ये है आपका श्रीनगर। ठीक है ना, आप सभी को पता है महाभारत के वन पर्व में क्या है, हरिद्वार से लेके केदारनाथ तक की यात्रा का भैया हमें जितने भी हमारे बीच में स्थान पड़ते हैं उसका वर्णन मिलता है। ठीक है ना, आप सभी को पता है महाभारत में पर्व होते हैं। ठीक है, वन पर्व हो गया, कर्ण पर्व हो गया, ये सभी। ठीक है, तो इस पर्व में क्या है ना, हमें बद्रीनाथ की भी भैया चर्चा मिलती है। ठीक है ना, वन पर्व में इतना आप एडिशनल याद रख लो, बद्रीनाथ की भी हमें चर्चा मिलती है। ठीक है, तो मतलब कई स्थानों का हमें वर्णन प्राप्त होता है। तो उसी में कहा गया है भैया महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी आपकी श्रीनगर। ठीक है, चलो
इतना आप समझ गए। तो आज हम इतना ही देखते हैं और वीडियो को करते हैं हम यहीं पर समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।